वेलकम एवरीवन। अरे आ जाओ वापस। वेलकम। वेलकम एवरीवन। एक चीज तो मेरे को समझ में आ रही है, आप लोग जितने दिखते हो उतने भूले हो नहीं। कोई बात नहीं, चलो। बहुत अच्छे मासूम मासूम बच्चे आप। आपकी मासूमियत टपक रही है चेहरों से, दिख रहा है मेरे को। चलो, आपके बीच में रह के मैं खुद को मासूम फील कर रहा हूँ, पता आपको। हाँ, मैं सज्जन आदमी हूँ मतलब। मासूम की डेफिनेशन अलग है आप लोग हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का हमने कल इंट्रोडक्शन आपको दिया था कि क्या क्या होता है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज हमको देखनी है। और जैसा कि कल आपको बताया था, चैप्टर 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। सो लेट अस मूव ऑन टू द चैप्टर 2 का चार्ट्स। टेक आउट योर चार्ट्स, या फिर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। सी द चार्ट्स ऑफ चैप्टर 2। सो in total you have around 9 parts in this chapter. डायनामिक्स ऑफ कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी। इस चैप्टर में को क्या क्या देखना है, कॉम्पिटिटर को देखते हुए आपको स्ट्रेटेजी क्या क्या बनानी है, आपको एक्सटर्नल एनालिसिस करना है, इंटरनल एनालिसिस करना है। तो बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास, ये चैप्टर से हमको पता चलेंगे। सो लेट अस सी अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। द फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट पार्ट, दैट इज कंपिटिटिव लैंडस्केप। क्या हो गया सृजन? ऑल इज वेल। अरे हंस रहे हो उसको देख। देखो एक बात है, अगर लड़का लड़की को देख के हंसे तो बात समझ में आती है, लड़की लड़के को देख के बात हंसे तो बात समझ में आती है। बट अगर सेम है, आई डोंट नो, मतलब देखो दुनिया में दो चीज होती है। सुनो सुनो सुनो, दुनिया में दो चीज होती है, एक नॉलेज और एक एक्सपीरियंस। नॉलेज हर चीज का होना चाहिए, एक्सपीरियंस अपनी अपनी बात है। तो नॉलेज तो होना चाहिए ना, नॉलेज तो होना चाहिए। चलो, कंपिटिटिव लैंडस्केप। फर्स्ट पार्ट देखें कंपिटिटिव लैंडस्केप, उसमें हमको देखना स्टेप्स फॉर कंपिटिटिव लैंडस्केप, उसमें बाद में आएंगे। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, व्हाट आर द इश्यूज टू कंसिडर फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, स्ट्रेटेजी इवॉल्व्स ओवर टाइम। मैं भी सिर्फ रीड कर रहा हूं चार्ट को, हम लोग डीप में जाएंगे आराम से। बैलेंस ऑफ आपका इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स एज वेल, रिस्क एज वेल। आपस में बात ना करे, श्राप लगेगा आपको। अदर्स, इंडस्ट्री एंड कंपिटिटिव एनालिसिस, चार्ट ए। चार्ट ए में 3 छोटे छोटे से पॉइंट है। इंडस्ट्री एंड कंपिटिटिव एनालिसिस, कंपिटिटिव एडवांटेज, टॉस मैट्रिक्स। टॉस मैट्रिक्स, स्वॉट एनालिसिस सुना है आपने? हाँ, उसका एडवांस वर्जन है टॉस मैट्रिक्स, देखेंगे क्या होता है। फिर ये इंडस्ट्री, ये जो फर्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्री एंड कंपिटिटिव एनालिसिस, ये एक सिंगल आंसर है, उसके इतने पॉइंट्स है। डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ द इंडस्ट्री, नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन, ट्रिगर्स ऑफ चेंज, आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग एंड वीक कॉम्पिटिटर्स, मूव्स ऑफ द राइवल्स, मतलब जो आपके कॉम्पिटिटर है वो क्या स्ट्रेटेजी लगा रहे, ये भी आपको देखना पड़ेगा। KSF फॉर कंपिटिटिव सक्सेस, की सक्सेस फैक्टर, उसको लिख लो फुल फॉर्म वहां पे, की सक्सेस फैक्टर्स, KSF, की सक्सेस फैक्टर्स। फिनेंशियल अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इंडस्ट्री, ये भी हम लोग देखेंगे क्या होता है। देन competitive advantage, what do you understand by the word competitive advantage? सपोज आप और आपका कॉम्पिटिटर को हम लोग क्या करेंगे, कॉम्पिटिटर को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। आपका टर्नओवर 1000 करोड़, उसका टर्नओवर 1200 करोड़, उसके पास एक्स्ट्रा है क्या? हाँ, तो दैट एक्स्ट्रा 200 करोड़ इज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। गेटिंग दिस पॉइंट? तो इसको एनालिसिस कैसे करते हैं, तो ये हमारे पास पॉइंट्स है।
रिसोर्सेस एंड केपेबिलिटी यू शुड हैव, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेस बड़ा ही इंपॉर्टेंट आंसर, इसको अभी स्टार मार्क कर लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेस। वैल्यू क्रिएशन, देखते क्या होगा वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन का बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है कि अगर आप एक बार कस्टमर को ऐसी आदत लगा दो कि आप जो उसको प्रोडक्ट दे रहे हो वो बहुत ही खुद को वैल्यूएबल फील करे। जैसे अगर आप मुझे पर्सनली अगर पूछोगे तो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन में से मेरे को फ्लिपकार्ट की सर्विस अच्छी लगती है, कस्टमर डिलाइट है वहां पे, तो भले ही वो मुझसे 200-300 रुपए ज्यादा चार्ज कर ले, आई एम हैप्पी टू पे। वाई? बिकॉज आई फील दैट आई गेट मोर वैल्यू फ्रॉम फ्लिपकार्ट। तो ये अपना एक पर्सनल आपका हो सकता है। तो वो क्या होता है, उसको क्रिएट कैसे करते वो यहां पे हम लोग देखेंगे, वैल्यू क्रिएशन। टॉस मैट्रिक्स को हम लोग देखेंगे, उसकी 4 स्ट्रेटेजीज को भी देखेंगे प्रैक्टिकली विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स। ये था चार्ट है। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको स्टार मार्क करो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस। बहुत टूल्स है, चैप्टर का कोर है इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस। आपको अपने फर्म का इंटरनल एनालिसिस करना है तो यहां पे टूल्स है, उसका इस्तेमाल करो, या फिर आपको मार्केट स्टडी करनी है तो वो भी यहां पे ये टूल से हो सकती है। देखो कितने टूल्स है, पोर्टफोलियो एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, एक्सपीरियंस कर्व, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, बीसीजी ग्रोथ मैट्रिक्स, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इसका नाम है, एनसॉफ्ट प्रोडक्ट ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, एडीएल मैट्रिक्स, G9 सेल। एडीएल का फुल फॉर्म है ऑर्थर डी लिटिल, ऑर्थर डी लिटिल उसके जो फाउंडर है उनका नाम है। G9 सेल, जनरल इलेक्ट्रिक जो यूएस का कंपनी है, जनरल इलेक्ट्रिक उन्होंने बनाया हुआ है इसको, जनरल इलेक्ट्रिक। तो ये टूल्स है अलग अलग, ये हम लोग देखेंगे डीप में, इसके ऊपर आंसर्स अलग अलग है। कंपिटिटिव एडवांटेज चार्ट में हम लोग ने देखा हुआ है। कोर कॉम्पिटेंसी, उसमें हमको देखना है कि वीसीए क्या होता है एंड हाउ टू बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी। बट द प्रेसिंग पॉइंट इज कि कोर कॉम्पिटेंसी क्या होता है, व्हाट इज कोर कॉम्पिटेंसी। बालकनी आपको क्या लग रहा है कि कोर कॉम्पिटेंसी क्या होता है? आपका नाम क्या? हाँ अभिजीत बताओ कि क्या होती है कोर कॉम्पिटेंसी। कुछ जुगाड़ ऐसे कुछ आंसर आ रहा है आपके मन में? थोड़ा एक बार जोर से। बिजनेस में रहने के लिए आप क्या करते हो, मेन फंक्शन क्या है? अच्छा, और किसी को कुछ उसमें एडिशन करना है, कुछ बताना है आपको, बताओ। मतलब क्या उससे कुछ, अच्छा ये वर्ड आपने फर्स्ट टाइम तो नहीं सुना है, पढ़ा होगा बहुत बार। तो क्या हो सकती है कोर कॉम्पिटेंसी? कॉम्पिटेंसी का मीनिंग क्या होता है? आपका स्किल। कोर कॉम्पिटेंसी क्या होगा? बहुत सारी स्किल में से सबसे मेन स्किल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कोर कॉम्पिटेंसी वो चीज है जो बिजनेस को औरों से अलग बनाती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, दोनों ही बर्गर बेच रहे हैं, बट उनकी अलग अलग अपनी कोर कॉम्पिटेंसी अलग है, उनका टेस्ट अलग है, वे ऑफ मेकिंग अलग है, उनका ब्रांडिंग अलग है। हो सकता है प्राइस में डिफरेंस हो, उसके अंदर के इंग्रेडिएंट में भी डिफरेंस होगा, राइट? तो हर एक कंपनी का अपना क्या होता है, कोर कॉम्पिटेंस। क्या ऐसी कोई कंपनी सस्टेन कर पाएगी कि जिसका कोई कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है? नहीं। भीड़ में रह जाओगे तो प्रॉफिट कमा ही नहीं पाओगे आप। आपको अगर ज्यादा मार्जिन से प्रॉफिट कमाना है तो आपके पास क्या चाहिए, कोर कॉम्पिटेंस। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हाउ टू बिल्ड अ कोर कॉम्पिटेंसी। अगर आपके पास नहीं है तो हम आपको हेल्प करेंगे उसको बिल्ड करने के लिए। और अगर फिर भी नहीं कुछ हो रहा है तो हो सकता है कि आपके पास कोर कॉम्पिटेंसी हो, बट उसको पहचाने कैसे, तो उसके लिए वी हैव दिस वीसीए का टूल, वैल्यू चेन एनालिसिस। लिख दीजिए उसका फुल फॉर्म, वैल्यू चेन एनालिसिस। ये टूल से आपको हम क्या करेंगे, आपके बिजनेस की कोर कॉम्पिटेंसी को पहचानने में हेल्प करेंगे। ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही चल रहा है कॉन्सेप्ट्स का, अभी तो हम लोग अंदर गए ही नहीं चैप्टर में। स्वॉट एनालिसिस पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, तो बताइए फुल फॉर्म क्या होता है? ओके। और क्या क्या पता है आपको स्वॉट एनालिसिस के रिलेटेड? स्वॉट एनालिसिस ये जनरल है कि स्पेसिफिक है? कितने लोग बोल रहे स्पेसिफिक है, हाथ ऊपर।
कितने लोग बोल रहे जनरल? हाथ ऊपर। जनरल है मतलब कैसे? कुछ एग्जांपल आप दे सकते हो क्या? बोलो। हाँ, नहीं मैं वो एंगल से नहीं पूछ रहा हूं। अगर आप एक कंपनी हो, आपके बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का स्वॉट होता है कि सबका मिला के स्वॉट एनालिसिस किया जाता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट का? हाँ, तो मैं वो अप्रोच से आपको पूछ रहा था कौन कर सकता है। ये नहीं, इट इज वेरी स्पेसिफिक टू बी वेरी प्रिसाइज। मैं इसको बोलता हूं कि ये सिचुएशनल एनालिसिस है। ये क्या है? सिचुएशनल एनालिसिस। और मैं आपको प्रूफ करूंगा बिकॉज एक गिवन सिचुएशन पे स्वॉट बदल जाता है। हम इसको जब जाएंगे तब कॉन्सेप्ट में प्रूफ करेंगे। अभी के लिए याद रखो कि इट इज अ सिचुएशनल एनालिसिस। जहां पे स्वॉट एनालिसिस खत्म होता है वहां पे टॉस एनालिसिस स्टार्ट होता है। स्वॉट एनालिसिस की कुछ अपनी कमियां हैं जो टॉस एनालिसिस उसको पूरा करेगा, हम उसको देखेंगे आगे। तो स्वॉट में हमको क्या क्या देखना है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज, सिग्निफिकेंस मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर एडवांटेजेस, ऐसे अलग अलग नामों से ये आंसर आ सकता है एग्जाम में। देन ऑर्गेनाइजेशनल स्वॉट एनालिसिस कैसे करता है वो भी हम लोग देखेंगे। टॉस एनालिसिस जस्ट अभी मैंने आपको बताया। और आपका मेरा सबका फेवरेट इजी वाला कॉन्सेप्ट ग्लोबलाइजेशन। सर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? फेमस डायलॉग मार दो, वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज है, उसका क्या मीनिंग है पता है? कुछ आइडिया है ग्लोबलाइजेशन के बारे में? और बताओ कुछ और। ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर आप जाके बिजनेस करते हो। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, मैकडोनल्ड्स, एमेजॉन, अलीबाबा, वॉलमार्ट, ये सारी कैसी है? ग्लोबल कंपनी। इन्फोसिस, हाँ इट इज अ ग्लोबल कंपनी, उसका इंडिया के बाहर भी बिजनेस है। तो एनी कंपनी दैट गोज आउट ऑफ इट्स होम कंट्री इज अ ग्लोबल कंपनी। गेटिंग दिस पॉइंट? तो चलिए इस चार्ट को एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, इसको मन में उतार लीजिए, तब तक फिर हम आगे बढ़ेंगे। पढ़ लो एक बार अच्छे से देख। ऑर्थर डी लिटिल, स्टुअर्ट लिटिल, वही लिटिल लिटिल इसको। किंग आर्थर पता है आपको? हाँ वो आ रहा आर्थर, उसके फाउंडर का नाम है बस, और कुछ नहीं। ऑर्थर डी लिटिल नाम है उनका। जी इलेक्ट्रिक है। बीसीजी का मैंने बताया, बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप, ग्रोथ मैट्रिक्स। बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप एक भी इंडिया का नहीं है, सब बाहर गए। फाउंडेशन में भी आपने जो लॉ पढ़ा है, आधा तो आजादी के पहले का है, हमने कॉपी पेस्ट किया है। अब इस बात को समझ लो, मैट्रिक्स का मीनिंग समझते हो क्या होता है? मैट्रिक्स बोलो क्या होता है? जाल। भाई मैट्रिक्स का मीनिंग है जाल। अच्छा, और ये फर्स्ट में जाल, वेब, वेब, स्पाइडरमैन। बोलो क्या बोल रहे हो? रोज एंड कॉलम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अच्छा ओके, तो क्या एक्सेल भी मैट्रिक्स है फिर? एक्सेल का स्प्रेडशीट है, होता है, क्या उसको मैट्रिक्स बोलेंगे हम? अभी तो हाँ बोल रहे थे आप। क्या क्या बोल रहे हो जग्गू, क्या बोल रही है? अरे वो मैट्रिसेस है।
वो अलग है, मैट्रिसेस है वो अलग है। अच्छा, और कोई कुछ बताएगा मैट्रिक्स क्या होता है? देखो मैट्रिक्स क्या होता है, एक इट्स अ रिपोर्ट कार्ड, इट्स अ रिपोर्ट कार्ड। जब मैं, अरे सुनो सुनो, टेक्नोलॉजी की दुनिया में और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जब हम मैट्रिक्स वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब है रिपोर्ट कार्ड। जैसे आप लोग फाउंडेशन पास हो गए, क्या सबूत है इसका? सर पास किया है हमने। अरे यहां लिखा थोड़ी है, इसका क्या सबूत है? आपका सर्टिफिकेट, आपका रिपोर्ट कार्ड। वो रिपोर्ट कार्ड आपके परफॉर्मेंस को दर्शाता है। आपको अकाउंट्स में कितने आए, आपको इकोनॉमिक्स में कितने आए, लॉ में कितना आ गया, मैथ्स में कितना आ गया। तो दैट रिपोर्ट कार्ड इज अ मैट्रिक्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ये जो हम लोग पढ़ने वाले ना, ये मैट्रिक्स, ये आपके बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड बनेगा। ये एक आपको रिपोर्ट कार्ड दिया हुआ है, आपको अपने बिजनेस को चेक करना है कि क्या उसमें वो क्वालिटीज है क्या। जितनी क्वालिटीज नहीं है आपको उतनी लानी पड़ेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ऐसा हम लोग उसका एनालिसिस देखने वाले। सो मैट्रिक्स का वो मतलब है, तो हमको 3 टाइप के मैट्रिक्स देखने हैं, एक बीसीजी का मैट्रिक्स, एडीएल का मैट्रिक्स एंड जी9 सेल का मैट्रिक्स। लेट अस कम टू द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। हम इमेजिन करेंगे कि जियो ने लॉन्च कैसे करा इंडिया में, उसकी केस स्टडी को लेंगे और इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जब मुकेश अंबानी ने सोचा कि चलो अभी हमको 4G में एंट्री करना है, तब क्या ऑलरेडी इंडिया में टेलीकॉम कंपनीज थी? एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, एयरसेल, यूनिनॉर, बीएसएनएल तो है ही पहले से, सदियों से। जो है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, राइट? ऐसा है बीएसएनएल की हालत। और कुछ आपको नाम पता है? यूनिनॉर, टाटा डोकोमो, वेरी गुड। तो ये इतने सारे कॉम्पिटिटर है। तो सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो यार, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप ये क्या कहता है कि जब भी आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है और वहां पे ऑलरेडी कॉम्पिटिटर है, तो पहले डीप एनालिसिस करने से पहले एक बर्ड्स आई व्यू ले लो कि कौन कौन कहां है, कौन कितना स्ट्रांग है। तो इसके लिए ये कॉन्सेप्ट ने कुछ स्टेप्स आपको बताया हुआ है। तो देखिए आंसर हमको क्या करना है, स्टेप्स फॉर कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। तो आपकी इंडस्ट्री को हम लैंडस्केप बोलेंगे। टेलीकॉम का इंडस्ट्री एक लैंडस्केप है, ऑटोमोबाइल का इंडस्ट्री एक लैंडस्केप है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंडस्ट्री एक लैंडस्केप है। कोई भी इंडस्ट्री को ये एप्लीकेबल हो जाता है। सो लेट अस सी व्हाट आर द पॉइंट्स। गेटिंग क्या कि आंसर का व्यू पॉइंट क्या है वो जानना जरूरी है। अरे फर्स्ट चैप्टर क्या, स्टेप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। सबसे पहला वो कहता है कि आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर। जियो ने क्या देखा कि मैं जिस एरिया में एंट्री कर रहा हूं, तो कॉम्पिटिटर कौन कौन है? टाटा डोकोमो कॉम्पिटिटर है, एयरटेल कॉम्पिटिटर है, आइडिया है, वोडाफोन है, यूनिनॉर है, एयरसेल है और बीएसएनएल भी है। वो कहते हैं ना कि आपको जब फाइट करना है तो आपको चूज करना है कि फाइट किससे करना है, बिकॉज अच्छे कंटेंडर से फाइट करोगे तो आपकी ग्रोथ होगी। जो ऑलरेडी हारा हुआ खिलाड़ी है उससे फाइट करके एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। गेटिंग दिस पॉइंट? नोकिया ने वही गलती करी थी, सैमसंग के साथ फाइट करा और चला गया। तो जियो ने क्या करा, सबसे पहले तो लिस्ट बना ली कि भैया अच्छे कंटेंडर कौन है। तो उसको टक्कर देने वाले 3 ही कंपनीज है, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन। बिकॉज इनकी ब्रांड वैल्यू अच्छी है, कस्टमर बेस अच्छा है, नेटवर्क अच्छा है, सर्विस भी अच्छा है। बाकी सब भी है बट ये 3 अलग है। तो जियो ने क्या आइडेंटिफाई करा, सबसे पहले सारे कॉम्पिटिटर में से मेरे कॉम्पिटिशन में कौन है, तो ये 3 है। तो पहली स्टेप यहां खत्म होती है। दूसरी स्टेप क्या कहती है, अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर। अब आपको एनालिसिस करना है, ये 2 इंडियन कंपनीज है और ये फॉरेन की कंपनी है। क्योंकि ये इंडियन कंपनीज है तो इनके पास ग्राउंड रियलिटी वाला जो इनका ग्राउंड रिपोर्ट अच्छा है। ये फॉरेन कंपनी है तो भले ही इसके पास ग्राउंड रिपोर्ट नहीं है बट इसके पास इन्वेस्टमेंट की ताकत है, तभी तो वहां से उठ के ये कंपनी यहां आई। सबको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कौन किस में अच्छा है, तभी आपको अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी है। ये अभी ऑन पेपर प्लान चल रहा है, हमने अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी, हम सिर्फ मार्केट को स्टडी कर रहे हैं। आगे देखेंगे, डिटरमाइन स्ट्रेंथ्स ऑफ द कंपेटिटर। चलिए देखते हैं
एयरटेल की अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो इनका स्ट्रेंथ है सबसे बड़ा इनका नेटवर्क, लार्जेस्ट कस्टमर बेस है इंडिया, यही इनका स्ट्रेंथ है। आइडिया की अगर मैं बात करूं तो कस्टमर बेस छोटा है बट उनका सर्विस बहुत अच्छा है, सर्विस इज वेरी गुड। तो इनका जो कस्टमर है वो रिटेन रहता है इनके पास, ये इनका स्ट्रेंथ है। वोडाफोन का स्ट्रेंथ क्या है? पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट, पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। उनको सिर्फ इंडिया का रिपोर्ट नहीं, उनके पास ग्लोबल रिपोर्ट है। नेदरलैंड्स की कंपनी है, वर्जिन ग्रुप क्या है ये कंपनी वोडाफोन, इनके जो फाउंडर है सर रिचर्ड ब्रांसन, जो वर्जिन ग्रुप के ओनर है, उनकी ये कंपनी है। तो ये ग्लोबल कंपनी का एक पार्ट है, तो इनके पास ग्लोबल एक्सपोजर है, तो रिस्क टेकिंग ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी ज्यादा है, नए नए टेक्नोलॉजीज में ज्यादा ये फटाफट इनोवेशन कर सकते हैं। तो क्या आपने हर एक की स्ट्रेंथ को देख लिया? और अभी तक हमने अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करी, वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द लैंडस्केप। स्ट्रेंथ के बाद क्या देखोगे आप? वीकनेस। वोडाफोन की वीकनेस क्या है? देसी नहीं है, उसको इंडिया का मेंटेलिटी नहीं पता कि इंडिया का कंज्यूमर जो है वो प्राइस सेंसिटिव है। उसको ग्लोबल पता है कि सर्विस अच्छा हो, बट अगर तुम प्रीमियम चार्ज करोगे तो इंडिया कस्टमर भाग जाएगा, ये उसको शायद नहीं पता, ये उसकी वीकनेस है। आइडिया की वीकनेस क्या है? सर्विस बहुत अच्छी है बट उसकी दुनिया छोटी है, कवरेज इतना नहीं है, उसका कस्टमर बेस छोटा है, ये उसकी वीकनेस है। और एयरटेल की बात करो तो मिक्स्ड है उसके कस्टमर, फीडबैक मिक्स्ड है, एकदम ऐसा बेस्ट है ऐसा नहीं बोल सकते, लार्जेस्ट है बट बेस्ट नहीं। गेटिंग द पॉइंट? तो देखो उनकी स्ट्रेंथ को देखा, उनकी वीकनेस को देखा, अब क्या करोगे? उसको कंबाइन करोगे, यू विल क्रिएट अ रिपोर्ट कि अब हमको ये चीज नहीं करना है, ये चीज करना है। करना कैसे वो चैप्टर में आगे देखेंगे, अभी सिर्फ क्या देख रहे हैं हम? लैंडस्केप का एक बर्ड्स आई व्यू कि हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर कोई मार्केट बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है, जैसे अगर आप देखो तो सब्जी मंडी में अभी आम का सीजन चल रहा है, मैंगो का सीजन चल रहा है, बहुत सारे आम वाले ऐसे बगल बगल में बैठे होंगे, पागल है वो भी आम बेच रहा है, तू भी आम बेच रहा है, उसके बाजू वाला भी आम बेच रहा है, तो तुम कहां से प्राइस को इंक्रीज कर पाओ? मार्केट सैचुरेटेड है और रोज एक नया आम वाला वहां पे ऐड हो रहा है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि यू आर जस्ट द कंपनी एडिंग देयर और यू आर द ओनली कंपनी एडिंग, इसमें फर्क है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो लैंडस्केप स्टडी कैसे की जाती है? कोई भी इंडस्ट्री की 4 पॉइंट्स। पहला क्या? आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, उसके बाद अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड कंपाइल। सर इसके बाद क्या होगा? वो एक्चुअल स्ट्रेटजीज बाद में देख, अभी तो सिर्फ हमने बर्ड्स आई व्यू। गेटिंग दिस पॉइंट? तो जियो ने स्टार्ट करते वक्त 100% ऐसा ही किया है, टेलीकॉम के लैंडस्केप को समझा है, मेरे कॉम्पिटिटर कौन है, वो क्या करते हैं, वो कहां पे वीक है, मैंने क्या करना चाहिए। यू अंडरस्टैंडिंग? तो उसको एक बार पढ़ लो और जियो का एग्जाम्पल लिखो। इट्स ऑन पेज नंबर 8। डीप एनालिसिस में अभी तक गए नहीं, इट्स जस्ट एन ओवरव्यू। क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा एनालिसिस कर सकता है? जब आप लोग सीए बन जाओगे, आपको किसी स्पेसिफिक सिटी में प्रैक्टिस करना है तो करो, ये एनालिसिस करने की बात करो। पहले देखो कि जो आपकी एरिया ऑफ स्पेशलिटी है वो कौन कौन करता है, फिर उसमें कौन ज्यादा सबसे स्ट्रांग है, कौन सबसे वीकेस्ट है, वो क्या करता है, उसकी क्या वीकनेस है, और फिर तुम उसमें क्या एडिशन कर सकते हो, उसके बाद आप करो। कहने को ये बड़ा आसान है बट बड़ी कंपनीज के महीनों सालों लग जाते हैं रिसर्च करने में, बिकॉज टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट अ कॉम्पिटिटर इज वेरी डिफिकल्ट।
गेटिंग? चलो देखो EISSM में कैसा है, द ट्रिक टू स्टडी इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट द एग्जांपल्स और रीडिंग करना है। तो हो सकता है कि क्लास में आपको रीडिंग का जो टाइम दिया जाए वो थोड़ा सा इनसफिशिएंट हो जाए, बिकॉज हमारे पास भी टाइम का कंस्ट्रेंट है। सो 80% टाइम हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए, बट उसको कर लो। डिमोटिवेट नहीं होना कि यार चलो जब टाइम नहीं मिला है तो अभी क्यों पढ़े, बाद में पढ़ लेंगे। वो बाद में कभी टाइम आता ही नहीं। और फिर क्या होता है, एग्जाम के बाद बच्चा सीधा रिवीजन पे जंप करता है। भाई फर्स्ट रीडिंग कौन करेगा? ये बच्चे मिस आउट कर जाते हैं। इसलिए हमेशा से मेरा ट्राई कि आपको रीडिंग कराने की आदत लगा दे। तो जब रीडिंग का टाइम जाता है, मतलब आपको दिया जाता है, तो यू शुड रीड। अभी हम लोग चार्ट्स के उस पार्ट पे आएंगे। इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस दिख रहा है आपको आपके चार्ट्स में? इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस के टूल्स, पोर्टफोलियो, एक्सपीरियंस कर्व, जरा चार्ट्स में जाके देखिए। हाँ, तो अभी हम उसको स्टार्ट करेंगे। किधर चला जाइए? ऑन पेज 20 समझ लो। सबसे पहला पार्ट बहुत छोटा है, देखिए पोर्टफोलियो एनालिसिस बहुत ज्यादा छोटा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड पोर्टफोलियो? सर पोर्टफोलियो क्या होता है? यस, ओवरव्यू ऑफ व्हाट? वॉच लिस्ट, प्रोफाइल, वॉच लिस्ट। और सबसे पहले तो समझ लो कि पोर्टफोलियो एनालिसिस सिर्फ ग्रुप कंपनीज कर सकती है। जैसे अगर रतन टाटा की हम बात करें तो टाटा ग्रुप में बहुत सारी कंपनीज है। TCS है, तनिष्क है, टाटा मोटर्स है और टाटा स्टील है। बहुत सारी कंपनीज है उनकी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस भी है, राइट? तो ये सारी कंपनी का जब एक साथ डिसीजन मेकिंग करना है तो हम बोलेंगे इट इज अ केस ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस। मतलब टाटा ग्रुप के पोर्टफोलियो में हर इंडस्ट्री आती है। अगर आप रिलायंस की बात करो तो जो बिजनेस आप उठाओ उसमें वो है। रिलायंस कैपिटल में है, पेट्रोकेमिकल्स में है, टेलीफोन के जियो में वो है, रिलायंस फुटप्रिंट में वो है, रिलायंस डिजिटल है, एंटरटेनमेंट में है, ज्वेलर में है वो, और क्लोथिंग्स में भी है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में वो है, राइट? डेटा एनालिटिक्स में भी वो है। वो आपको पता नहीं चलेगा बिकॉज डेटा एनालिटिक्स कोई खरीदता नहीं जाके, वो कंपनीज को बैकएंड से दिया जाता है, तो उसमें भी वो है। तो जब मुकेश अंबानी को डिसीजन मेकिंग करना है कि अच्छा मेरे को फॉरेन इन्वेस्टर से 1000 लाख करोड़ का लोन लेना है, तो ये लोन में कौन कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करूं? जियो में इन्वेस्टमेंट करूं कि पेट्रोकेमिकल में इन्वेस्टमेंट करूं कि कौन सी सॉफ्टवेयर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूं, या फिर मैं ई कॉमर्स में इसका इन्वेस्टमेंट करूं? तो ये होता है पोर्टफोलियो एनालिसिस। इसलिए पोर्टफोलियो एनालिसिस कैन ओनली बी डन बाय ग्रुप कंपनी। कोई इंडिविजुअल बेसिस पे कर सकता है क्या पोर्टफोलियो एनालिसिस? अगर आपके बिजनेस सेगमेंट बहुत अलग अलग है, जैसे अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहे तो अपने प्रैक्टिस का पोर्टफोलियो एनालिसिस कर सकता है। ROC का प्रैक्टिस अलग होगा, इनकम टैक्स का प्रैक्टिस अलग है, GST का प्रैक्टिस अलग है, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का प्रैक्टिस अलग है, बिजनेस वायबिलिटी स्टडी का प्रैक्टिस अलग है, बिजनेस कंसल्टेंसी अलग चीज है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? टर्न की प्रोजेक्ट्स देना ये अलग चीज है। तो ये हो गया पोर्टफोलियो। तो जब भी आपको एक ओवरव्यू लेना है कि मेरी कंपनीज कितने, मेरा बिजनेस सेगमेंट कितना, मेरे को कहां कहां किसमें इन्वेस्टमेंट करना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोलियो एनालिसिस। तो ये इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? इंटरनल है। बाहर के लोगों का कोई लेना देना नहीं, मेरा अपना पोर्टफोलियो। गेटिंग दिस पॉइंट? सो लिख दो वहां पे टाटा ग्रुप कंपनीज, फिर रिलायंस की ग्रुप कंपनीज। दवे टी स्टॉल वाला कर सकता है क्या पोर्टफोलियो एनालिसिस? क्यों? सिर्फ चाय बेचता है ना, तो क्या ही है उसके पोर्टफोलियो में? अरे वो कितना सा टर्नओवर है उसका। पोर्टफोलियो एनालिसिस करने के लिए लोग स्ट्रैटेजिस्ट को लगाते हैं। आपने इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिस्ट्स का नाम सुना होगा बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा।
स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में बहुत सारे लोगों के नाम आएंगे, कुछ कुछ के तो हमने देख ही लिए। तो ऐसे लोगों को आप काम पे लगाते हो कि भैया हमको पोर्टफोलियो एनालिसिस करके दो, और उसका लाखों करोड़ों फीस पेमेंट किया जाता है। अब भाई दवे टी स्टॉल का तो 1 करोड़ का टर्नओवर भी नहीं है, कहां से पोर्टफोलियो एनालिसिस करे। बट अगर वो चाहे तो काका अलॉय करेगा क्या पोर्टफोलियो एनालिसिस? हाँ, मिठाई भी है, नमकीन भी है, बाकी जो कुछ भी उनके प्रोडक्ट्स है, अलग अलग चीजें। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा, मतलब अगर एग्जाम में इन पे पूछना है तो नॉट मोर देन 2 मार्क्स, नॉट मोर देन 2 मार्क्स। बट अब वो 2 मार्क का आने वाला फंडा निकल चुका है, बिकॉज एमसीक्यू है, आपको सीधा एमसीक्यू आ सकता है। चलिए, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, पॉपुलरली एंड शॉर्ट फॉर्म में उसको हम कहते हैं SBU। SBU बताओ, क्या आपको जानकारी है इसके बारे में? SBU, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। सर ये एक यूनिट है, वाह। आगे, सेपरेट, अच्छा। देखिए स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट क्या होता है, आपके बिजनेस का ही एक ऐसा पार्ट जो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। मैं आपको प्रूफ करूंगा कैसे होता है। वो 3 कंडीशन कौन सी? आपके बिजनेस का वो एक ऐसा पार्ट जो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, वो एक सेपरेट स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट है। वो अपने आप में एक अलग बिजनेस बना सकते हो आप। आपको पहले सिखाता हूं, फिर एग्जांपल देता हूं। पहला रूल कहता है इट हैज सेपरेट सेट ऑफ कॉम्पिटिटर, इट हैज इट्स ओन सेपरेट सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स। दूसरा पॉइंट कहता है इट नीड्स सेपरेट स्पेशल मैनेजमेंट, इट नीड्स सेपरेट स्पेशल मैनेजमेंट। और थर्ड पॉइंट कहता है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूं मैं, थर्ड पॉइंट कहता है उसके अपने अलग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव होता है। अब मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल लूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं वर्चुअल क्लासेस की बात करूं तो वो जो कैमरा वहां पे लगा है वो एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट है। देखिए वो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहला, उसके अपने सेपरेट सेट ऑफ कॉम्पिटिटर है। कैनन का कैमरा है, निकॉन इज अ कॉम्पिटिटर, सोनी इज अ कॉम्पिटिटर। मेरे क्लास के कौन कॉम्पिटिटर है उसका उसका कोई लेना देना नहीं है, उसके सेपरेट सेट ऑफ कॉम्पिटिटर। हाँ या ना? यस। दूसरा कंडीशन क्या है? सेपरेट स्पेशल मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, के वहां पे हमेशा काका बैठे होते हैं, तो सेपरेट स्पेशल मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। उसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अलग है। हमारा गोल एंड ऑब्जेक्टिव कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ये क्लासेस का ऑब्जेक्टिव है। उसका ऑब्जेक्टिव कि भाई HD रिकॉर्डिंग हो जाए, उसका अपना सेपरेट गोल एंड ऑब्जेक्टिव है, और मैं उससे अपना अलग बिजनेस बना सकता हूं। तो वो क्या है? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। एक बहुत प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल, फ्लिपकार्ट जब स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 2007, तब वो ना खुद ही डिलीवरी किया करते थे। कहीं से भी कुछ भी ऑर्डर आ रहा है इंडिया में से, तो ऐसा सच कोई सेपरेट कोई उनका पार्टनर नहीं था जो उनके लिए डिलीवरी कर रहा है। फिर उन्होंने देखा कि भाई डिलीवरी एक अलग बिजनेस है, उसके अपने सेट ऑफ कॉम्पिटिटर अलग है, उसका एक सेपरेट स्पेशल मैनेजमेंट है, और उसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अलग है। तो हो सकता है कि ये जो डिलीवरी की सर्विस हमने इन हाउस डेवलप करी है, ये बाकी की ई कॉमर्स कंपनीज को भी लगता होगा। तो उन्होंने क्या करा, फ्लिपकार्ट से ई कार्ट को बाहर निकाला, फ्लिपकार्ट से ई कार्ट को बाहर निकाला। ई कार्ट इज अ सोल डिलीवरी फर्म, तो हम बोलेंगे फ्लिपकार्ट में जो ई कार्ट छुपा हुआ था, इट्स अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। सेपरेट स्पेशल मैनेजमेंट, सेपरेट सेट ऑफ गोल्स, आई मीन कॉम्पिटिटर अलग है उसके, एंड सेपरेट गोल्स एंड ऑब्जेक्ट। गेटिंग द पॉइंट? तो ये कॉन्सेप्ट सिखाने का इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको पहचानते आना चाहिए कि मेरे बिजनेस में क्या कोई एक डिस्गाइजली एक बिजनेस छुपा हुआ है। अगर आपको लगता है कि छुपा है तो उसको बाहर निकालो, एक अलग बिजनेस बन सकता है। तो लिख लो एग्जांपल, फ्लिपकार्ट से ई कार्ट बाहर, तो ई कार्ट इज एन SBU। वर्चुअल क्लासेस में ये कैमरा इज एन SBU। ये यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SBU।
वो 3 बातें, तीनों ही एट ए टाइम सेटिस्फाई होना चाहिए, एंड नॉट और। तो आज जाके घर एनालिसिस करना आप जो बिजनेस फैमिली से, क्या आपके बिजनेस में क्या कोई ऐसा एक अलग सा बिजनेस छुपा हुआ है, तो सजेस्ट करना घर वाले को कि यार ये ना एसबीयू है, हो सकता है कि वो बड़ा बिजनेस बन जाए। जैसे अमेजॉन ने करा, क्लाउड कंप्यूटिंग का अपना 2006 में स्टार्ट करा, टेक इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा है, सेपरेट सेट ऑफ कॉम्पिटिटर, सेपरेट स्पेशल मैनेजमेंट, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अलग है, तो आज वही बिजनेस मेन बिजनेस से बड़ा हो गया। गेटिंग दिस पॉइंट? सो इट्स अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट। चैप्टर 7 में हम इसको और डीप में देखेंगे, इसलिए इसको यहीं पे ऐसा अधूरा बताया गया है। चैप्टर 7 में इसको अलग से और देखेंगे। लिख दिया आपने एग्जांपल्स, तो आप वो भी लिख सकते हो, अमेजॉन से AWS अलग निकला, तो दैट्स एन एसबीयू। जैसे अगर मैं क्लासेस की बात करूं, टेस्ट सीरीज इज एन एसबीयू, अलग बिजनेस है ना, सेपरेट सेट, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अलग है, लाइव क्लास का ऑब्जेक्टिव अलग है, टेस्ट सीरीज का ऑब्जेक्टिव अलग है, तो टेस्ट सीरीज क्या है? एसबीयू। तो वो भी एग्जांपल आप लिख सकते हो। द मोर एंड मोर एग्जांपल यू राइट, क्लैरिटी आती जाएगी आप। अब बात किसकी करेंगे? एक्सपीरियंस कर्व। सुना है क्या आपने इसके बारे में? जरा देखिए, कुछ पढ़ के आप बता सकते हो मेरे को, कुछ आइडिया? एक्सपीरियंस कर्व। बोलो संजना। एक्सपीरियंस हो तो गुडविल ज्यादा होता है, ऐसा क्यों? एक बहुत ही सिंपल सी बात है, अब ये सब्जेक्ट को आप अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, आपको टाइम लग रहा है, बट एग्जाम के एक दिन पहले यही चीज आप पूरा एक दिन में पढ़ लोगे, EISB और SMB, बेस्ड ऑन व्हाट? एक्सपीरियंस। सो एक्सपीरियंस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये दो प्लेयर्स के लिए, आप समझो, अगर आप एग्जिस्टिंग प्लेयर हो मार्केट में, और अगर आप एक ऐसा नया प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हो जो आज तक आपने नहीं लाया, तो आपको टाइम लगेगा, बिकॉज आपको उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है। तो मार्केटिंग कॉस्ट ज्यादा आएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा आएगी, पहले इनिशियल ईयर्स में लॉस होगा उस प्रोडक्ट लाइन में, फिर बाद में जाके प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। बट अगर आप उसी एक प्रोडक्ट को आगे लेके जा रहे हो और आज आप कुछ नया नहीं कर रहे हो, तो जो नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आएगा उसको पीछे करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस है, आप ज्यादा एग्रेसिवली मार्केटिंग करके इसमें इनोवेशन कर सकते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो एक्सपीरियंस कर्व कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आपको एक्सपीरियंस ज्यादा है, प्रोडक्शन कॉस्ट घटेगी, मार्केटिंग कॉस्ट घटेगी, सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट आएगा। एग्जिस्टिंग कंपनी नया प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहा है, अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट अप टू द ईयर 2013 इट वॉज जस्ट नोन एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनी। अभी अगर आज आप माइक्रोसॉफ्ट को देखो, तो जब से सत्य नडेला ने इसको टेक ओवर किया है, आई मीन जब से वो CEO बने, बहुत ज्यादा इसका पोर्टफोलियो एक्सपांड हो चुका है। सरफेस के लैपटॉप आ गए, सरफेस के टैब, मतलब एक सरफेस ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बिजनेस स्टार्ट हो गया। बट अभी भी वो एप्पल के आईपैड जितना कंपेटिटिव नहीं बना है। बट एक्सपीरियंस कर्व का कॉन्सेप्ट उनको पता है, तो उनको ये पता है कि हम धीरे 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 क्यों ना हो इसमें आगे बढ़ रहे। बट अगर कोई लेमैन है कि जिसको एक्सपीरियंस कर्व का नॉलेज नहीं है, उसको फ्रस्ट्रेशन आएगा, यार 3-4 साल हो गए, प्रॉफिट नहीं आ रहा, सेल्स नहीं हो रहा, मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ रही है। भाई प्रॉफिटेबिलिटी आएगा जब तुमको क्या आ जाएगा? एक्सपीरियंस। गेटिंग दिस पॉइंट? तो लिख दो वहां पे, माइक्रोसॉफ्ट एंटर्ड इनटू द सरफेस लाइन। मतलब अभी वो नॉट ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस को भी मैन्युफैक्चर करते हैं। वन ड्राइव लेके आ गए, वो अपना क्लाउड कंप्यूटिंग में घुस गए, दैट इज ऑल्सो बिग थिंग। प्लस अभी उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया है, माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस, पता है आपको? आपने वो जो आयरन मैन की मूवीज देखी है, जिसमें टोनी स्टार्क ऐसे कुछ करता है तो वो जार्विस ऐसा दिखता है उसको सब कुछ,
वो अब रियलिटी है, वो अब रियलिटी है। माइक्रोसॉफ्ट का होलोलेंस का चश्मा आता है, उसमें उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप कोई भी डेटा डालोगे तो रियल वर्ल्ड में आप उन चीजों को देख सकते हो जो है नहीं। हम उसको वर्चुअल रियलिटी नहीं बोलते, हम उसको ऑगमेंटेड रियलिटी बोलते, जो वर्चुअल रियलिटी का अगला स्टेप है। तो ये पॉसिबल है। तो देखो, माइक्रोसॉफ्ट अभी से विंडोज नहीं बनाता, सरफेस भी बना रहा है, होलोलेंस भी बना रहा है। गेटिंग दिस पॉइंट? अगर आपको उसके बारे में और जानना है तो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे उसका वीडियो देख सकते हो। देखो, मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, है ना। मेरे एक सीरीज है टेक टिप्स ट्यूजडेज, पता है आपको? ऑलमोस्ट हर ट्यूसडे को एक वीडियो आता है। आज क्या है? ट्यूसडे। आज रात में वीडियो आएगा, ऑलरेडी अपलोडिंग हो ही गया होगा अभी तक। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि टेक के रिलेटेड जो भी कुछ नया कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा आ रहा है तो उसके रिलेटेड वीडियो बना के दे देता हूँ। तो होलोलेंस में मैंने ऑलमोस्ट आई गेस लास्ट मंथ वीडियो बनाया था, वहां पे मैंने अच्छे से बताया हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक्सपीरियंस कर्व का इस्तेमाल कर रहा है। गेटिंग दिस पॉइंट? पढ़ लो उसको एक। पढ़ लिया? आज के लिए बस इतना ही।